अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे 2014 रेगुलर का फॉर्मेशन। ये सवाल है, इसमें दिया हुआ है दो पार्टनर्स दिए हुए हैं, एक है अशर और एक है नसर। ऑन मार्च 2014 फॉलोइंग द बैलेंस रिलेटेड टू बिजनेस मिस्टर अशर एंड मिस्टर नसर सोल ट्रेडर्स। ये कुछ बैलेंस शीट है इनकी। ये पहले अलग अलग पार्टनर्स थे, मतलब अलग अलग बिजनेस चला रहे थे, सोल ट्रेडर्स थे, अलग अलग इनका बिजनेस था। लेकिन इन्होंने सोचा है कि अब हम मर्ज कर लेते हैं, तो इनकी कुछ बैलेंस शीट ये है अपने कारोबार की, और नसर की कुछ ये है। ठीक है, नीचे बताया ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस एंड फॉर्म पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ स्टाइल ऑफ अशर एंड नसर पार्टनरशिप एंड डिसाइडेड एज अंडर। अच्छा, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कुछ सोचा है कि मर्ज कर लेते हैं अपना बिजनेस और उसका नाम रखेंगे स्टाइल ऑफ अशर एंड नसर। ठीक है। अच्छा, मिस्टर अशर के बारे में कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि मिस्टर अशर कंट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ हिज कैश। कि इनका जो कैश है ना, ये जो कैश दिया हुआ है 1,50,000, इसका पाँचवा हिस्सा लगाया है, यानी कि 1/5। 1,50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो इन्होंने कैश लगाया है। अकाउंट रिसीवेबल एट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹68,000। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल के साथ रियलाइजेबल लिखा हुआ आ जाए या रियलाइज लिखा हुआ आ जाए, तो अकाउंट रिसीवेबल में कुछ चेंजेस नहीं होती है। चेंजेस अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स में होती है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल में कुछ भी नहीं होगी। हाँ, अगर ये होता अकाउंट रिसीवेबल एट फिक्स वैल्यू या एग्रीड वैल्यू 68,000, तो हम अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। लेकिन रियलाइजेबल लिखा हुआ है, रियलाइजेबल का मतलब ये होगा कि अकाउंट रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स में चेंजेस है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज इनको नीचे दी हुई है 30,000, ऊपर अलग वैल्यूज दी हुई होगी ऑफिस सप्लाइज की। ऊपर वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, नीचे वाली वैल्यू लिखनी है। बिल्डिंग एट एग्री वैल्यू 1,60,000। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई 1,60,000, ऊपर 1,16,000 थी, तो हम 1,60,000 लिखेंगे जो नीचे दी हुई है। हमेशा इस तरह वाले सवाल जो होंगे जिसमें पहले से सोल ट्रेडर्स सोल पार्टनर्स हों, बाद में मर्ज कर रहे हो अपने जो है पार्टनरशिप, तो नीचे वाला डेटा लिखते हैं। 1,60,000 लिखेंगे। एंड फर्नीचर एट इट्स बुक वैल्यू। फर्नीचर जो दिया हुआ है वो बुक वैल्यू लिखनी है। फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या होगी? फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है 77,000, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 3,000। बुक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 77,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, तो बुक वैल्यू आ जाएगी फर्नीचर की। मिस्टर अशर पेड 1/4 ऑफ हिज लाइबिलिटी फ्रॉम प्राइवेट फंड। मिस्टर अशर ने जो है चार में से एक हिस्सा जो है वो पे करा है अकाउंट लाइबिलिटी का, यानी कि अकाउंट पेबल जो है इन्होंने कुछ पे करी है, लेकिन प्राइवेट फ़ंड के हिसाब अपने पर्सनल पैसे से जो है वो इन्होंने कुछ जो है पे करा है। तो सबसे पहले तो खैर सवाल करते हैं, सिर्फ इसको एंट्रीज बनाते हैं मिस्टर अशर की, बाद में मिस्टर नसर पे आते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 1 मार्च। 1 मार्च है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कैश बोला हुआ था, 1/5 लिखना है। हमने कैश लिखा, 1,50,000 लिखा, मल्टीप्लाई 1/5 कर देंगे। ठीक है, 1,50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 30,000। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ था अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हम ऐसे ही लिखेंगे। मैंने बोला है अकाउंट रिसीवेबल जो है वो रियलाइज जब लिखा हुआ होता है तो हम वही अमाउंट लिख देते हैं जो दी हुई होती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो ऑफिस सप्लाइज़ की वैल्यू दी हुई है। ऑफिस सप्लाइज़ की वैल्यू हम लिखेंगे जो इन्होंने नीचे दी हुई है। ऑफिस सप्लाइज़ की नीचे वैल्यू दी हुई है 30,000। इसके बाद बिल्डिंग दी हुई है हमें। बिल्डिंग की वैल्यू हमें दी हुई है 1,60,000 की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो फर्नीचर की वैल्यू लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू थी, बुक वैल्यू लिखनी है तो फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे पहले 77,000।
और माइनस इसकी डेप्रिसिएशन लिखते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 77,000 में से गए, ये बचे 74,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है जो हमारे पास अगर सवाल में देखें तो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स भी था, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स देखते हैं। अब अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की बारी आती है। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स कितने लिखे जाएंगे? अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स आपको बुक में दिए हुए हैं 6,000। ठीक है, लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स जब लिखे जाते हैं, जब रियलाइजेबल लिखी हुई होती है ना वैल्यू 68,000 लिखी हुई है, अगर यहाँ पर लिखी हुई होती 58,000, तब भी हम अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू में से वो वैल्यू माइनस करते और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स में वो वैल्यू लिखते, जो भी वैल्यू देंगे रियलाइजेबल के साथ। ठीक है, अभी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू होती 70,000, माइनस करेंगे 68,000, ये बच गए 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। ये वाली वैल्यू नहीं लिखी जाएगी जो सवाल में दी हुई है ना, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स की 6,000, ये नहीं लिखी जाएगी। वो लिखी जाएगी जो आपने रियलाइज़ की होगी, उस वैल्यू को हम अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू से माइनस करेंगे और लिख देंगे, चाहे कोई भी वैल्यू हो, लेकिन रियलाइज़ लिखा हुआ ज़रूरी है। अगर रियलाइज़ नहीं लिखा हुआ है, एग्रीड लिखा हुआ है, तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को नहीं छेड़ेंगे, हम अकाउंट रिसीवेबल को छेड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल इन्होंने बोला हुआ था कि भाई 1/4 पे करा है, लेकिन प्राइवेट फंड से। अकाउंट पेबल आपके पास था तकरीबन ये है 60,000, 1 2 3 4 5, 60,000 जो है वो अकाउंट पेबल की वैल्यू थी। ठीक है, इन्होंने 1/4 पे करा है अपने पास से। अगर 1/4 निकाला जाए तो ये बन जाएगा आपका कुछ 15,000। 60,000 का 1/4 निकालें तो 15,000 बनता है। ठीक है, हम 15,000 नहीं लिखेंगे, 15,000 तो इन्होंने पे कर दिया है, जो बचा होगा वो लिखा जाएगा। यानी कि 60,000 में से 15,000 अगर निकालें तो बचेगा आपके पास 45,000। ठीक है, अब आ जाएगा अशर का कैपिटल। अशर कैपिटल कैसे लिखा जाएगा? अशर कैपिटल लिखा जाएगा, इन सब को प्लस करेंगे और इनमें से माइनस कर देंगे, वो अशर का कैपिटल आ जाएगा। इन सब को प्लस करेंगे और इन लोगों को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,17,000। 3,17,000 जो है वो अशर का कैपिटल आया है। इन्होंने सवाल में भी यही कहा हुआ था कि अच्छा, अब बारी है किसकी? अब बारी है मिस्टर नसर की। मिस्टर नसर सोल्ड ऑल ऑफ हिज बिजनेस एसेट्स एक्सेप्ट फर्नीचर। इन्होंने सब एसेट्स अपने बेच दिए सिवाय फर्नीचर के। एंड पेड ऑल लाइबिलिटी, यानी कि अब इन्होंने लाइबिलिटी भी अपनी सारी पे कर दिया, अकाउंट पेबल भी नहीं आएगा। ही इन्वेस्टेड फर्नीचर इन द पार्टनरशिप, और इन्होंने इन्वेस्ट जो करा है फर्नीचर करा है पार्टनरशिप में अपने। इट्स बुक वैल्यू, यानी कि फर्नीचर की भी बुक वैल्यू अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन निकाल के लिखा जाएगा। एंड सुफिशेंट कैश, सुफिशेंट कैश होता है मुनासिब कैश। कितना मुनासिब कैश? कि टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद मिस्टर अशर, कि मिस्टर अशर के जितना जो है वो इनका कैपिटल बन जाए। इन्होंने ये सुफिशेंट कैश लगाया है। इन्होंने बोला हुआ है कि इतना इक्वल हो जाए कि मिस्टर अशर का जितना कैपिटल है ना, इतना कैपिटल इनका भी हो जाए। इन्होंने लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया हुआ है? इन्होंने सिर्फ आपके पास फर्नीचर लगाया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने बेच दी हैं। तो अब हम इनकी एंट्री बनाएंगे कि भाई फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट कितना इनका? फर्नीचर था कुछ 35,000 के करीब कुछ फर्नीचर है इनका। 35,000 फर्नीचर है, उस पर 5,000 रुपये जो है वो डेप्रिसिएशन है, तो 30,000 रुपये इनका बन गया आपके पास फर्नीचर की अमाउंट। अच्छा, ये बोल रहे थे कि हमारा जो कैपिटल है वो होना चाहिए, नसर का जो कैपिटल है वो 3,17,000 ही होना चाहिए, 3,17,000 ही होना चाहिए। और कुछ कैश लगाया इन्होंने। अब कैश कैसे पता चलेगा भाई कितना लगाया है? तो हम क्या करेंगे, 3,17,000 रुपये लिखेंगे, माइनस कर देंगे ये 30,000 से। तो इस तरह हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि कितना इन्होंने कैश लगाया है, 2,87,000, यानी कि इतना इन्होंने कैश लगाया है। बोला हुआ था ना भाई 30,000 रुपये, तो इन्होंने बुक वैल्यू लगाई है फर्नीचर की,
और सफिशेंट कैश लगाया है। सफिशेंट कैश का मतलब होता है दोनों को एडजस्ट कर दो, क्योंकि 3,17,000 तो बनाना ही है इनका कैपिटल। हमने डायरेक्टली 3,17,000 रुपये से कैपिटल क्रेडिट कर दिया, और फिर इसका कैपिटल का और फर्नीचर का जो है फ़र्क निकाला, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना इन्होंने कैश लगाया है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इजी सवाल था। इसी तरह से जो है और भी आगे सवाल आए हैं। 2015 का भी इसी तरह का सवाल है, 2015 का भी सेम यही सवाल है, 2002 में भी या 2001 में भी इसी तरह के सवाल आए हैं। ज़्यादातर फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन में हम सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टनरशिप को फॉर्म में लेकर आते हैं कि उसका कैपिटल बन जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।